पर कार्यरत हैं, कहानी लिखती हैं और कविताएं भी लिखती हैं। कहानी नहीं लिखती, आपने इसमें दिया कहानी। जी। सभी मित्रों को नमस्ते और महाराज जी को सादर प्रणाम। महाराज जी को मैंने इतना कभी नहीं जाना था जितना कि बीते 2 हफ्तों में जाना। जब तक किसी विषय में हम पूरी तरह से उतरते नहीं, तब तक उस विषय पर बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं होता। रंगमंच मेरे शोध का विषय रहा। मैंने उसमें जितने अध्याय लिखे, उन अध्यायों की पूर्व पीठिका में एक एक नाटक के एक एक पात्रों को, एक एक भूमिका को न जाने कितनी बार जिया। हर पात्र को अपने भीतर उतारा, उनके संवादों में स्वयं को उतारा। एकांत में ही सही, पर जब मंचीय कला से पूरी तरह जुड़ पाई, तब जाकर रंगमंच आलोचना पर कुछ लिख पाई। आज जब लिखने और बोलने के लिए नृत्य मुझे एक विषय के रूप में मिला, तब मैंने अपने को दोबारा उसी पैटर्न में ढाला। बीते 10-12 दिनों में अब तक न जाने कितनी बार घुंघरुओं की झनक को पढ़ने की कोशिश की, बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्हें समझने की कोशिश की। ता ता थई थई की थाप में अनगिनत थपेड़े खाए, तब जाकर महाराज जी की धा की ध्वनि को पकड़ पाई और तब जाकर यहाँ कुछ बोलने का आत्मविश्वास आया। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। कथक में धा की जो ध्वनि है, ये लगभग कुछ उसी तरह से आती है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि वहीं से उसमें गतिशीलता, एक निरंतरता आती है। आपके एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में मैंने सुना, आपने कहा कि समुंदर की लहरें जब किनारों से टकराती है तो उस टकराहट में आप उस धा को महसूस करते हैं और टकरा के वो फिर से लौटती है दोबारा धा के लिए। मैंने उसे पकड़ लिया, क्योंकि मैं समंदर के किनारे के शहर से हूँ। मैं कला, साहित्य और संस्कृति के शहर से हूँ। इस शहर में कला, साहित्य और संस्कृति का समन्वय है। संस्कृति, बाजार की भी संस्कृति है। हमारा शहर तो कॉरपोरेट की संस्कृति का भी शहर है, इसीलिए मैंने उसको संस्कृतियों का शहर कहा। वहाँ पे कई पारंपरिक और आधुनिक संस्कृतियों का संगम है। महाराज जी के कई साक्षात्कारों को सुन लेने के बाद मैंने समंदर के किनारे जाकर जब लहरों के नर्तन को देखा और बार बार उस ध्वनि को महसूस किया, तो एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि लाखों की भीड़ वाले हमारे स्टेशन, आपको पता ही होगा मुंबई में लोकल बहुत, आपको पता है कि लोग दौड़ते हैं और लोकल पकड़ लेते हैं। तो मुझे यूँ लगा महाराज जी आपके उस दृष्टिकोण से कि जैसे मेरे शहर का प्रत्येक व्यक्ति दौड़ कर आता है और लोकल की रॉड को जब पकड़ कर उसके फुटबोर्ड पर चढ़ जाता है तो धा हो जाता है। एक मैंने महसूस किया, मतलब आपके जरिए जो मुझे मेरी सोचने की जो क्षमता बढ़ी, इसी दृष्टिकोण के साथ मैंने देखा कि मेरा शहर निरंतर गतिशील है और वो निरंतर इसी धा को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। मेरा पूरा शहर उसी धा की लय में नाच रहा है। महाराज जी को पढ़ने के बाद मुझे अपने शहर को देखने की एक नई दृष्टि मिली और तब मैंने पाया कि नृत्य कोरा शिल्प, कोरी संवेदना नहीं है, वहां एक दृष्टि है, अपना एक दृष्टिकोण है। बस इसे समझने और साहित्य से जोड़कर देखने भर की देर है। पालपन में उनके पिताजी जब कहते थे, जो कि लोगों ने जो बात कही उसको मैं छोड़ देती हूँ, छोड़कर आगे बढ़ती हूँ। और फिर जो माफी चाहती हूँ, महाराज जी जब तबले पर थाप दिया करते तो पिताजी कहते थे कि बेटा लय में है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर में
जो थका हुआ व्यक्ति है, काम से पूरी तरह से थक कर चूर, जब वो बसों और ट्रेनों में हैंडल पकड़ के जब वो झूलता है, कानों में ईयरफोन डाले, उस समय वो कहीं ना कहीं एक टारगेट का तनाव, एक रास्ता की ऊब और थकान के चरम क्षणों में होता है, और ईयरफोन डाले कहीं ना कहीं वो संगीत की शरण में जाता है। अर्थात लय सभी में है। घड़ी के कांटों पर नाचने वाले शहर में भी रहने वाले व्यक्ति में लय है, बस आवश्यकता है उसे सही दिशा देने की, जैसे महाराज की माता जी ने उन्हें वो सही दिशा दी थी। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी लिखती हैं कि और माता जी के दिए उसी सीख पर जो शागिर्द बिरजू भैया हैं, वो कथा का आचार्य बिरजू महाराज बन जाते हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी लिखती हैं कि क्या ये यात्रा इतनी आसान रही होगी कि एक 14 साल किशोर कथक नर्तक लखनऊ से दिल्ली लाया गया और एक दिन में वो अपने आप में एक परंपरा या एक घराना बन गया। उस ब्रजमोहन में एक संगमरमरी विनम्रता थी। पिता से मिली इस तालीम में वो तल्लीनता थी कि आओ गढ़ो मुझे जो भी मैं बन सकूं। अपने एक साक्षात्कार में वो कहते हैं कि आज भी जब मैं उंगलियों और गर्दन के ताल के साथ कथक के संपूर्ण सौंदर्य को साधने का प्रयास करता हूं, तो उस दृष्टि में पंछी, पेड़ पौधे, संपूर्ण सृष्टि को एक ताल में नृत्य करता देखता हूं। जो बात बाकी भी मित्रों ने कही, इसलिए मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। स्पष्ट है कि बिरजू महाराज में कथक को एकल से समूह नृत्य के रूप में देखने की भाव दृष्टि थी। कथक में उन्हें महाराज के स्वरों की अनुभूति होती थी। उन्हें अक्सर यह लगता रहा कि नृत्य एकल तक सीमित नहीं है, इसमें एक समूह में पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे पंछियों का झुंड एक भाव में, एक रस में, एक साथ एक विशेष आकृति में परिणित होकर उड़ान भरता है, पंछियों की उड़ान की उसी गति, उसी मति में महाराज जी अपने कलाकारों को देखना चाहते थे। स्वराज्य प्राप्ति के बाद जब छोटे छोटे कक्षों से निकलकर यह कला विशाल रंगमंच पर आई, तो कथक ने एक नया आसमान, एक नई जमीन पाई। रंगमंच पर आने के बाद यह अनुभव किया जा सका कि कलाकार इसमें केंद्र की तरह से है और उस केंद्र से स्पंदित होती हुई यह कला पूरे वातावरण को स्पंदित करती है। ब्रिटिश टीवी पर नाहिद सिद्दीकी को दिए गए एक साक्षात्कार में वो कहते हैं कि तबला, सितार, पखावत और सरोद में से लय सुनी जा सकती है, किंतु देखी जा सकती है केवल नाच से। नाच में अदृश्य को प्रकट करने की अद्भुत क्षमता है। इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ने की दृष्टि है। महाराज जी ने देश विदेश के कई मंचों पर न जाने कितनी ही बार उस अदृश्य को प्रकट किया है। कथक में एक अलौकिक आत्मा छिपी हुई है और वो कथक करने वाले में उतर आती है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, उनका एक अपना अनुभव है कि जब वो नृत्य करते हैं तो उनमें कृष्ण उतर आते हैं और युगल नवल की भूमिका में उतरकर युगल नवल की को पाने की साधना है नृत्य। इस साधना को पाने वाले के लिए को किसी और आराधना की क्या आवश्यकता है? यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाव ही तो है सब कुछ। जहां भाव की ही साधना हो, वहां साधना के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। नृत्य और संगीत को निरंतरता की ओर झुका हुआ एक रास्ता के बंध से बंधी हुई कला माना गया है। ऐसे में बिरजू महाराज जी जैसे प्रयोग धर्मी आचार्य यदि कथक को एक बड़े मंच, एक बड़े जनसमूह से जोड़कर उसे समकालीन बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य की शैली में यह उनका प्रयास किसी क्रांति से कम नहीं है। मुझे ऐसे लगता है, हालांकि हम सब जानते हैं कि मध्यकाल में व्यक्ति जब चारों ओर से निराश हो गया था तो ईश्वर की शरण में गया था, पर शायद वो समय आ रहा है कि अब इस आधुनिक समय में कहें या मशीनी समय में कहें, जब व्यक्ति चारों ओर से निराश होगा तो कला की शरण में जाएगा, क्योंकि कला से आदमी कभी ऊबता नहीं। यह अनुभूति की एक ऐसी लय है जिससे कभी विरक्ति नहीं होती।
विरक्ति नहीं होती, बल्कि भीड़ में अकेलेपन का आभास कराने वाले समय में जब बाहर संवाद के लिए कोई खिड़की खुली नहीं होती, तब ये घुंघरू ही हैं जो एकांतिक संवाद रचते हैं। यह भावों की एक ऐसी भाषा है जिसे प्रस्तुत होने के लिए यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की अनिवार्यता नहीं है। यह घुंघरुओं की लय के साथ हाव भाव में प्रस्तुत होती है। और महाराज जी ने बताया है कि किस तरह से एक चिड़िया आती है और अपने चूजों को दाना खिला के उड़ जाती है 1 से 8 की लय में। महाराज जी कहते हैं कि यदि आपने उसे समझ लिया तो आपने कथक सीख लिया। किसी भी देश अथवा काल में साहित्य जीवन की व्याख्या करता है और जीवन अपने आप में कला है। इसीलिए कला को अलग करके किसी भी देश काल में जीवन की व्याख्या नहीं हो सकती। कहा जाता है कि कलाकार सृजनशील हो सकता है पर क्रूर नहीं हो सकता। वह कूची उठा सकता है पर किसी की हत्या के लिए तलवार नहीं उठा सकता। किसी के सपने को कुचल देने की बात वह नहीं सोच सकता। हमारे शहरों में बॉस अपने कलीग की प्रतिभा से ईर्ष्या करते हुए उसे दबाने का प्रयास कर सकता है, पर कोई कलाकार किसी कलाकार को इस तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश कभी नहीं करता। यदि हमारे समाज में, हमारे समय में कला का ह्रास होगा, तिरस्कार होगा, अनदेखी होगी, तो जीवन जो कि अपने आप में एक कला है, उसके मूल्यों का क्षरण तो होगा ही। यदि जीवन को ऊब अथवा निरस्ता से बचाना है तो कला को बचाना होगा और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम कला की अपनी परिभाषा को लेखन कला अथवा विद्या तक सीमित न रखें, बल्कि उसे ललित कलाओं से जोड़कर देखें। प्राचीन आचार्यों ने लेखन कला और ललित कलाओं को विद्या और उपविद्या इन 2 भागों में बांट कर देखा था। जबकि हमने देखा पश्चिम में सारी कलाओं के लिए कला शब्द है प्रयोग में, जबकि हमारे यहाँ पर हुआ यूं कि लेखन कला को विद्या कहा गया और अन्य ललित कलाओं को कला कहा गया, उपविद्या कहा गया। कहीं न कहीं ये उसी का दुष्परिणाम है कि आज साहित्य और कला ये दोनों 2 राहों पर खड़े होकर अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर ने अपने एक आलेख समय से बाहर में साहित्य और कला के भेद को स्पष्ट करते हुए बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि जो साहित्य है वो समकालीन, उस चर्चा में ऐसा कहा गया है कि साहित्य जो है वो समकालीन और वैचारिक है, जबकि कला शाश्वत और संवेदनशील है। ऐसा कहकर विद्वानों ने उसे साहित्य से अलग कर दिया। आज इसके दुष्परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। हम देखते हैं कि विश्व भर की तमाम क्रूर सत्ताओं ने यह परिभाषित कर दिया है कि संवेदनहीन वैचारिकता उस बेसिर पैर के विकास के समान है जो किसी हद तक पहुंचकर समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हमने साहित्य और कला दोनों के संघर्ष को अलग करके देखा, इसीलिए हमें ये दोनों अलग तरह से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। चूंकि समय कम है, 3 मिनट बता रही है ये, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे प्रगतिशील लेखकों ने कला को जीवन की आलोचना कहा है। ऐसे में स्वयं कला को आलोचना से अलग करके देखना या फिर कला की दृष्टि अथवा दृष्टिकोण से उसे बाहर की कोई वस्तु मान लेना कहाँ तक उचित है? निश्चय ही यह कला के प्रति हमारा अधूरापन है। जैसे हम हिंदी के लोग अपनी भारतीय भाषाओं को बचाने के प्रयास में अक्सर ये कहते हैं कि हमें अपनी भाषा के साथ कोई एक और भारतीय भाषा सीख लेनी चाहिए ताकि दोनों के बीच वैचारिक आदान प्रदान होता रहे। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये वो समय आ गया है कि अब हमें कोई एक और भाषा सीखने के साथ एक कला की भी भाषा को सीख लेना चाहिए, ताकि साहित्य के साथ उस कला की भाषा को भी यदि हम सीख लेंगे तो दोनों के बीच वैचारिक आदान प्रदान बना रहेगा। और जैसे कि सर ने ये चिंता बताई कि दोनों 2 बिंदु पे खड़े हैं, वो दोनों फिर से इकट्ठा होकर ताल से ताल मिलाकर साथ चल सकेंगे। और उसके बाद जब हम समय का मूल्यांकन करेंगे, अपने समाज का मूल्यांकन करेंगे, तब शायद वो ज्यादा न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा। विविध कलाएं, विविध भाषाएं, विविध परंपराएं मिलकर
भारत की संस्कृति के ढांचे को गढ़ती हैं। इसमें से यदि एक भी विलुप्त होने लगे तो संस्कृति के विराट ढांचे को कमजोर होने से बचाना मुश्किल होगा। आज जिस इमारत में हम रहते हैं उसकी नींव में अगर कोई दरार हम देख लेते हैं तो उस इमारत में रहने वाले सारे लोग घबरा जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और उस इमारत के पुनर्निर्माण की बात करने लगते हैं, उसे फिर से मजबूत करने में जुट जाते हैं। तो जिस ढांचे से हमारे विश्व में पहचान बनी है उस ढांचे को हम कैसे कमजोर पड़ने दे सकते हैं? हमें पुनर्विचार करना होगा। संस्कृतियों और कलाओं का यह संकट अकेले हमारा संकट नहीं है, ये आज के समय की वैश्विक समस्या चिंता है। उनके भी बच्चों को नहीं पता कि उनकी पारंपरिक ड्रेस को क्या कहा जाता है, उनके नृत्य कलाओं को वो भूल रहे हैं और उनके यहाँ पे भी बिल्कुल वही आधुनिकता आई है जो हमारे यहाँ पर है, जो जींस में, पिज्जा में और शादियों की जो पद्धतियों में दिखाई दे रही है। तो ये अकेले हमारी नहीं बल्कि बस हो अकेले हमारी ही नहीं, यह वैश्विक चिंता है। सारे विश्व इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ना कहीं उनकी कला और उनकी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। बाजार समय ने आज की हर चीज को पॉपुलर बना लिया है, लेकिन हर पॉपुलर चीज जीवन नहीं हो सकती। इस बाजार समय ने हमारी संस्कृति के बोध को तोड़ दिया है, हमारे पुराने बंध टूट गए और कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट रीमिक्स बनकर हर क्षेत्र में घुस गया है। कट कॉपी पेस्ट तो जैसे आज के समय का मूल मंत्र बना हुआ है। हम बाजार संस्कृति में जी रहे हैं और इस समय का सबसे बड़ा संकट यह है कि इस समय में प्रत्येक वस्तु को कीमत से जोड़कर देखा जाता है। यदि ऐसे समय में कला भी अपना अधिकार मांगे तो इसमें गलत क्या है? बाजार के लिए ग्राहक होना जरूरी है और ग्राहक के लिए जीवन का होना जरूरी है और जीवन के लिए कला का होना जरूरी है। बस लास्ट पैरा है, कला का होना जरूरी है। यदि हम इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई के लिए पूरा का पूरा चेन सिस्टम तैयार हो जाता है। यदि हम इस स्मार्ट बाय वाले समय को अच्छे से समझ लें और भावुक होने की बजाय थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्मार्टली अपनी इस संघर्षरत कलाओं को ही अपनी डिमांड बना लें, अपनी मांग बना लें, तो कुछ हद तक इस सिस्टम में हम अपनी कलाओं को या अपनी जो चीजें विरासत लुप्त हो रही उनको बचाने का काम कर सकते हैं। किंतु ये इतना आसान नहीं है। हमें यहाँ शोध की आवश्यकता है। किसी इंडस्ट्री या किसी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़कर कला को सही तरीके से प्रस्तुत करने का कोई तरीका हमें खोज निकालना होगा। जो दो विपरीत ध्रुव हैं उन्हें मिलकर इस क्षेत्र में प्रतिभा, रुचि और को निखारने का काम करना होगा। इस कला को रुचि और रोजगार से जोड़ने का यदि हम कुछ कर सकें, कुछ हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यदि इस क्षेत्र में आके कुछ कर सके, क्योंकि हम तो विचार कर ही रहे हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। कला कोई फास्ट ट्रैक पे पाने की वस्तु नहीं है। यदि इसे हम फास्ट ट्रैक पे पाते तो पाने की वस्तु है ही नहीं। आज चारों ओर बाजार बिखरा हुआ है और कला कोई झटपट बाजार में खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। इसे धैर्य से धारण करने की जरूरत है। 15 दिन में हम किसी भी कला के बाह्य अंग को ही छू सकते हैं, उसकी आत्मा में उतरने में सालों लग जाते हैं। हम अपनी भाषा और साहित्य के साथ कलाओं की भाषा को सीखने और दोनों को जोड़कर लिखने का जो संकेत हमें इस मंच से मिला है, उसके लिए मैं